हेलो। अगर आप 11th में हैं तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, या फिर आप मेडिकल जैसे कि नीट या फिर एम्स जैसे टाइप के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही मस्ट है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ना, अगर नीट की बात करें तो 90 में से 75 टू 80 यानी 75 से 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो एज इट इज़ इसी एनसीईआरटी की 11th और 12th की एनसीईआरटी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ते चल रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी को डिस्क्राइब करते चल रहा हूँ लाइन टू लाइन, ठीक है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। 11th का ये पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड, ठीक है, पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड, ठीक है। चलिए मैं पढ़ते चल रहा हूँ लाइन टू लाइन और इसको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड, ठीक है। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, ठीक है। जो हमारा जीव जगत है, लिविंग वर्ड मतलब हमारा जीव जगत, ठीक है। ये जो हमारा जीव जगत है यानी लिविंग वर्ड, ठीक है, बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है, बहुत ही अचंभित करने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, यहाँ पर पाई जाने वाली जो लिविंग प्रजातियाँ या लिविंग जीवित प्रजातियाँ हैं वो बहुत ही अमेज करने वाले हैं, एक दूसरे को आश्चर्यचकित करने वाले हैं, दैट इज़ अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। असाधारण निवास स्थान, ठीक है, असाधारण निवास स्थान जहाँ हम जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोल्ड माउंटेन, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, ठीक है, फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर लैक्स, डिज़र्ट और हॉट स्प्रिंग्स लीव अस स्पीचलेस, ठीक है। कोल्ड माउंटेन मतलब बर्फीले पहाड़, डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब जंगल, ओशियन फ्रेश वाटर यानी साफ पानी वाला तालाब, डिज़र्ट, ठीक है, रेगिस्तान, और हॉट स्प्रिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें स्पीचलेस कर देती हैं, ठीक है। यानी कि असाधारण निवास स्थान जैसे कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डिज़र्ट या हॉट स्प्रिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना हमें स्पीचलेस कर देता है, ठीक है। चलिए, द ब्यूट द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क्स इवोक्स अ डीप सेंस ऑफ वंडर, ठीक है। गैलोपिंग हॉर्स मतलब होता है दौड़ते हुए घोड़े, ठीक है। गैलोपिंग हॉर्स का मतलब दौड़ते घोड़े, ठीक है, ठीक है। गैलोपिंग हॉर्स मतलब होता है दौड़ते घोड़े, ठीक है। गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स या अटैकिंग शार्क की सुंदरता हमारे अंदर भय और चमत्कार को जगाती है, या कह दीजिए ये हमें आश्चर्यचकित करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन among member of a population and among population of a community, ठीक है, are even the molecular traffic inside a cell make us a deeply reflect on what indeed is a life, ठीक है। पॉपुलेशन के मेंबर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है तथा पॉपुलेशन कम्युनिटी के बीच सहयोग को, यहाँ तक कि सेल में जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक मतलब आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है, इंडिविजुअल लाइफ जीवन क्या है, ठीक है। द क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो इम्प्लिसिट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल, पहला जो क्वेश्चन है द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल 1 and 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज़ अपोज टू द नॉन लिविंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन टेक्निकल है, जो लिविंग तथा नॉन लिविंग क्या है इसको दर्शाता है या हमें बताता है, ठीक है, व्हाट, ठीक है। एंड द सेकेंड इज एंड इज द एंड द सेकेंड इज ए फिलोसफिकल 1 and 6 आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन फिलोसफिकल है, जो लाइफ के पर्पस को जानने का प्रयास करता है, ठीक है। एज अ साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। हम साइंटिस्ट या फिर ये साइंटिस्ट होने के कारण हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ ए लिविंग। आइए हम जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे जीवन क्या है या व्हाट इज़ अ लिविंग, ठीक है, व्हाट इज़ अ लिविंग। चल, उसके बाद देखिए पहली हेडिंग है व्हाट इज़ अ लिविंग, ठीक है। इसके पहले जो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, ठीक है, इसमें बस इतनी सी बात है कि जहाँ पे आप रहते हैं या आपका लिविंग वर्ड है वो कितना आश्चर्यचकित है। आप ये जैसे कि आप जानते हैं कि जो ज़िंदगी हो, जीवन होता है, ठीक है, जो लाइफ होती है वो फॉर्म्स होती है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। वो जैसे आप अपना अपने बॉडी का टेम्परेचर या ह्यूमन बॉडी का तापमान ले लीजिए, तो एक नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से अगर तापमान टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों के आगे जैसे कि हॉट स्प्रिंग, जहाँ का तापमान बहुत अत्यधिक होता है, वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया जो पाया जाता है, ठीक है। बर्फीले, ये समझ लीजिए जो बर्फीले पहाड़ होते हैं वहाँ पर भी लाइफ फॉर्म होती है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम अपने आप को अमेज करते हैं, ये कहने का मतलब समझ लीजिए कि अपने आप को आश्चर्यचकित करते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज़ ए लिविंग, ठीक है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, ठीक है, when we try to define living, we conventionally look for distinct characteristic exhibited by the living organism, ठीक है। लाइफ को डिफाइन करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्ट फीचर को या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को हम देखते हैं, जैसे ग्रोथ, ठीक है, जैसे क्या है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू एबिलिटी टू ability to sense environment and mount to suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organism, ठीक है। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिविटी हो गई, और उसके लिए सूटेबल रिस्पॉन्स देना आदि लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिक फीचर है, ठीक है। वन कैन एडेड अ फ्यू मोर फीचर, ठीक है, one can added a few more features like metabolism, ठीक है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू द लिस्ट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता हो गई, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, इंटरैक्ट करना और इमरजेंस को आदि को भी इस लिस्ट में हम एडिट कर सकते हैं। यानी लिविंग जो लिविंग हो सिस्टम होता है उसमें ये सारी चीज़ें हम अलग आगे और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है। यहाँ पर हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। जैसे आइए देखते हैं, इंक्रीजेज इन मास एंड इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इंडिविजुअल के मास और नंबर में वृद्धि होना दोनों ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कैसे कैरेक्टर हैं, ट्विन कैरेक्टर है। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है वो सेल डिवीज़न द्वारा होता है, ठीक है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पान, ठीक है, लाइफ स्पान मतलब जीवन काल तक, ठीक है। क्या कह रहा है, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पान, ठीक है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो सेल डिवीजन द्वारा पूरे जीवन काल में होता रहता है, यानी इनमें जो ग्रोथ होती है वो रुकती नहीं है, ठीक है। चलिए
इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन इन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है। लेकिन जब हम एनिमल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, ठीक है। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली ऑफ अ सर्टेन एज। जबकि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो ग्रोथ होता है, ठीक है, कुछ एज तक ही होता है। फिर भी सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में होता है ताकि नष्ट हुई सेल की जगह नई सेल्स आ सकें, ठीक है। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, जो सेल डिवीजन होता है प्लांट में कंटिन्यू होता है, तो कंटिन्यू की वजह से उसमें लगातार लाइफ स्पॉन, पूरे लाइफ स्पॉन में उसमें जो होती है ग्रोथ होती है। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता कि उसकी ग्रोथ जो होती है वो लाइफ टाइम हो, नहीं, लेकिन उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो हमेशा होता रहता है। अच्छा, सेल डिवीजन होने का रीज़न क्या है? सेल डिवीजन की इसलिए होता है कि अगर मान लो जैसे कोई एनिमल में कोई टिश्यू है वो डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, टूट फूट गई या फिर नष्ट हो गई है, तो उसकी जगह नई सेल्स आ सके, ठीक है। चलिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं, ठीक है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय द सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। आसानी से कोई भी इसे इन विट्रो कल्चर से माइक्रोस्कोप से देखकर सेल को काउंट कर सकते हैं। यानी अब जब आपको ये देखना कि मतलब ये देखना है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं, तो इसको देखने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। आप विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आप विट्रो कल्चर को लीजिए, ठीक है। विट्रो कल्चर में देखेंगे आपकी माइक्रोस्कोप में, जब विट्रो कल्चर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड होती हैं और उनकी संख्या को गिनकर आप ये निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अधिकतर हायर एनिमल, ठीक है, अधिकतर हायर एनिमल और प्लांट्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ, ठीक है, नॉन लिविंग ऑफ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी में अगर मास इंक्रीज होगा तो उससे भी हम ग्रोथ समझेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ सर्टेन फॉर ग्रोथ, ठीक है। जैसे कि माउंटेन बिल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, ठीक है। ये क्या करें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे माउंटेन्स बिल्डर मतलब गोल पत्थर, और सैंड मोल्ड मतलब रेत के टीले आदि भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ की उनकी सरफेस पर सबस्टेंस के एकुमुलेशन के कारण होती है। जैसे आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है, क्या है, ये पत्थर है, ठीक है। अब इस पर धूल मिट्टी कड़ के आके ठीक है, धूल मिट्टी कड़ आके इसके ऊपर जमा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी तो मास बढ़ा, ठीक है। ये नॉन लिविंग है, पत्थर है, ठीक है, इसका मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये लिविंग है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी है कि ये इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, ठीक है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो ग्रोथ होगा वो कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए ग्रोथ जो होता है वो दोनों में हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है और लिविंग में भी हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ जो हो रहा है वो लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए, conditions under which it can be observed in all living organism have to explain, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. देखिए ग्रोथ जो हो रहा है वो दोनों में हो रहा है, नॉन लिविंग और लिविंग में हो रहा है, तो इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, इसलिए इसको सिर्फ हम लिविंग सिस्टम का या लिविंग का हम कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो कभी ग्रो नहीं करता, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट में हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पैराग्राफ, रिप्रोडक्शन लाइक वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए। In multicellular organism, reproduction refer to the production of progeny processing feature more or less similar to those of parents। ठीक है, देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि जो माता पिता अपने जैसे माता पिता जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, ठीक है, वो अपने माता पिता की से थोड़ी बहुत मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ना वो अपने माता पिता से अलग होते हैं, ठीक है, ना उनके जैसे होते हैं, थोड़े बहुत उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि वेरिएशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिट वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे आप देखिए, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। ठीक है, फंजाई जो होता है लाखों एसेक्सुअल स्पोर द्वारा मल्टीप्लाई करके आसानी से फैल जाता है। ठीक है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो छोटे जीव होते हैं, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। ठीक है, हम जब ईस्ट और हाइड्रा जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बडिंग। अच्छा, बडिंग क्या होता है? बडिंग का मतलब ये हो गया, जैसे ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है, यहाँ से कोई एक आउट ग्रोथ निकलता गया, धीरे धीरे ये बढ़ता गया, ठीक ठीक है, क्या हुआ, बढ़ता गया, और जब ये मेच्योर हो गया तो अपने पेरेंट बॉडी से जो जनक था वहाँ से ये टूट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है? बडिंग। अच्छा, बडिंग का एग्जांपल आपको देखना हो तो जैसे घरों में आटा नहीं गूँथा जाता, लोई, उसको देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा, उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बडिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वी ऑब्जर्व बडिंग। ठीक है, in planaria flatworm we observe true regeneration, that is a fragmented organism regenerate the last part of the body and becomes a new organism। ठीक है, ये लाइन क्या कह रहा है कि जो प्लेनेरिया होता है यानी फ्लैटवर्म में ट्रू रीजनरेशन होता है, इसमें फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे ये मान लीजिए एक तरह से ये प्लेनेरिया है, क्या है ये, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को हमने 3 भागों में तोड़ दिया या कट कर दिया। ठीक है, इसमें जो ये जो 2, 3, 4 भाग हैं, ये एक भाग टूट के एक अलग प्लेन एरिया बना ले, दूसरा भाग अलग टूट के एक पूरा प्लेन एरिया बना ले, तीसरा, यानी जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने मतलब प्लेन एरिया के जितने भाग करें उतने नए प्लेन एरिया बन जाए, ये कहलाता है रीजनरेशन, यानी ट्रू रीजनरेशन। क्या कहलाता है? ट्रू रीजनरेशन। समझ गए? चलिए, क्या कहलाता है? ट्रू रीजनरेशन। द फंजाई, द फंजाई, द फिलामेंटस, एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करें, आल ईजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब हम आते हैं एक कोश की और जीवों में आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। ठीक है, फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, मॉसेस के प्रोटोनिमा, सभी फ्रेगमेंटेशन द्वारा ही मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गए, अमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में एक तरह से सिनोनिम्स हैं, यानी आप एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात सेल, इनका मतलब क्या होता है कि सेल की काउंटिंग बढ़ना, यानी सेल का नंबर इंक्रीज कर जाना। ठीक है, हैंस वी नोटिस दैट, हम ये नोटिस करते हैं, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ द दिस टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंगल सेल्ड में ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शब्दों का उपयोग करना स्पष्ट नहीं, यानी क्लियर कट हम नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। ठीक है, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, हैंस, ठीक है, सुनिए, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है,
कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे म्यूल, स्ट्राइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself, ठीक है। इस प्रकार रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए नॉन लिविंग कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, कभी अपने जैसा प्रोडक्ट प्रोजेनी नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल यानी रसायन के बने होते हैं। दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग, ठीक है, ये जो रसायन होते हैं छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, ये विभिन्न क्लासों से मिले बिलोंग करते होंगे, जैसे साइज हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, etc आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने आप को केमिकल रिएक्शन परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। ये लगातार बनते रहते हैं, ठीक है, और अन्य बायोमोलिक्यूल में बदलते हैं और इनका निर्माण करते रहते हैं। जैसे आप देखिए वो आपको प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का अगर रिएक्शन याद होगा तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ग्लूकोज जब बनता है, ठीक, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है, और सूर्य की उपस्थिति में सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल के साथ ये रिएक्शन करके, ठीक है, फूड बनाते हैं, उसकी बात कर रहा है ये। दिस कन्वर्सेशन आर केमिकली रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शन, इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चाहे जीव यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलती रहती हैं, ठीक है। ठीक है, ऑल प्लांट्स, ठीक है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिटेड मेटाबॉलिज्म, सभी प्लांट्स, एनिमल, फंजाई और माइक्रोब्स में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, ठीक है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, देखिए मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। हमारे शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन का जो हम ऐड करते हैं या योग करते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, ठीक है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन का जितना सम करने पे टोटल आएगा, ठीक है, अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिटेड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी टेस्ट ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस सब की बात कर रहा है। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो शरीर के बाहर सेल फ्री सिस्टम में भी प्रदर्शित होता है। जैसे एग्जांपल विट्रोफा टेस्ट ट्यूब की बात करें, किसकी बात करें, टेस्ट ट्यूब की बात करें, ठीक है। और परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज ए नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organism without any exception, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बिना किसी एक्सेप्शन के डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है। चलिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, ठीक है। टेस्ट ट्यूब यानी इन विट्रो में होने वाली जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो लिविंग थिंग्स तो नहीं होती, लेकिन रियली में ये लिविंग रिएक्शंस ही होती हैं, ठीक है। चलिए, हेंस
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। इसलिए बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिव और रिस्पॉन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्पष्ट और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, ठीक है। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is like to ability to sense their surrounding environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological, ठीक है। चलिए, स्टिमुलाई जो हो सकते हैं वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। हम अपने सेंस ऑर्गन द्वारा अपने एनवायरनमेंट को पहचानते हैं या हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा आसपास में जो होने वाली चीज़ें हैं उनको हम सेंस करते हैं, ठीक है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू द आवर सेंस ऑर्गन, ठीक है। चलिए, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, ETC, ठीक है। प्लांट्स, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पॉल्यूटेंट आदि जैसे एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन बी सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज, ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इन्वायरमेंटल संकेत को सेंस कर रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं या वो शो कर सकते हैं, ठीक है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों में जो फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है या इफेक्ट करता है। चलिए, नेक्स्ट, ऑल ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स इंटायरिंग दियर बॉडीज, ठीक है। इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करने वाले केमिकल को हैंडल करते हैं या उसको एडजस्ट करते हैं। All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself, that is has self consciousness, ठीक है। इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने सराउंडिंग से अवगत रहते हैं। मानव जो होता है एक ऐसा जीव होता है, ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शनेस होती है। अच्छा, सेल्फ कॉन्शनेस क्या होती है? यानी अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी खुद को समझना, ठीक है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स, जब हम मानव जाति में आते हैं, इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइनिंग द लिविंग स्टेट, ठीक है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं या ह्यूमन के बारे में सोचते हैं तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और कठिन हो जाता है, ठीक है। जैसे वी ऑब्जर्व पेशेंट लेइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल, ठीक है। कोमा में लेटे पेशेंट में, ठीक है, हम एग्जांपल क्या लेते हैं, कोई पेशेंट है जो कोमा में चला गया और हॉस्पिटल में लेटा है, ठीक है। वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, ठीक है, ठीक है। कोमा में कोई पेशेंट लेटा हुआ है, उसके हार्ट और लंग्स को चालू रखने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम मशीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मशीन इस्तेमाल करते हैं। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, ठीक है। पेशेंट का जो ब्रेन डेड हो जाता है या होता है, ठीक है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेल्फ उसमें उस पेशेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, ठीक है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। ऐसे पेशेंट जो कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाते उन्हें हम क्या कहेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग, ठीक है। चलिए, इन हायर क्लासेस, ठीक है, यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलेइंग इंटरैक्शंस, ठीक है। हायर क्लास में आप जानेंगे कि जितने भी लिविंग इवेंट्स होते हैं उसमें उपस्थित इंटरेक्शन के कारण ही होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द
constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। ठीक है, टिश्यू के गुण जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होते बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के इंटरेक्शन के कारण ही होते हैं। किसके कारण होते हैं? सेल के कारण होते हैं। सिमिलरली properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of the interaction among the molecular components comprising the organelle। ठीक है, इस प्रकार सेल ऑर्गेनेल के गुण ऑर्गेनेल के स्थित मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूट की वजह से नहीं होते हैं बल्कि मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के इंटरेक्शन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के कारण होते हैं। ठीक है, these interaction result in emergent property at a higher level of organization। ठीक है, हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से उभरी हुई या निकली हुई इमरजेंट प्रॉपर्टीज इन इंटरेक्शन के फलस्वरूप बनती है। ठीक है, दिस फिनोमिना इज ट्रू, ये घटना जो होती है वो सत्य होती है, जो फिनोमिना होता है वो सत्य होता है। ठीक है, इन हायरार्की ऑफ organizational complexity at all level, therefore we can say that living organisms are self-replicate, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। ठीक है, ये घटना जी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी या हायरार्की के सभी लेवल के लिए सही है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन्वॉल्व और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शन सिस्टम है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स की क्षमता रखता है या रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ्स ऑन अर्थ। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान क्या है? जो बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, बायोलॉजी जो होती है वो स्टोरी होती है एवोल्यूशन की। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की अर्थ पर। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर्स के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, आर लिंक्ड टू द अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। ठीक है, अलग अलग डिग्री वेरिंग डिग्री से ये जुड़े होते हैं।